नमस्ते दोस्तों। आखिर क्यों अपने ही बड़े भाइयों ने छोटे भाई को घर से निकाल दिया, और इसके बाद वो मासूम छोटा लड़का कैसे वो एक राजा बन गया? जानने के लिए इस रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी को पूरा जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और उनकी मां शामिल थी। उस परिवार का जीवन सादगी और संघर्ष में बसा था। उनकी जीविका का एकमात्र साधन था 2.5 बीघा जमीन। पिता का साया बचपन से ही उठ चुका था और तीनों भाई छोटे थे जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनकी मां ने ही अपने साहस और मेहनत से बच्चों का पालन पोषण किया और कठिनाइयों के बीच उन्हें एकजुट रहने का पाठ पढ़ाया। तीनों भाई मेहनती थे और खेतों में काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। हालांकि जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु वे हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। एक दिन उनकी मां ने उनसे कहा, बेटा, आज तुम सब खेत की निराई करने के लिए जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर वहीं आऊंगी। मां के कहने पर तीनों भाई अपने औजार लेकर खेत की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर काम शुरू कर दिया। उनके बीच प्रेम और एकता का भाव था। एक बड़े भाई ने हंसी खुशी का माहौल बनाने के लिए अपने छोटे भाई से कहा, भाइयों, क्यों ना हम कुछ बातें करें ताकि काम के साथ साथ हमारा मन भी बहलता रहे। इस पर दोनों छोटे भाइयों ने कहा, भैया, हमें तो कुछ नहीं सूझता, आप ही कुछ बताइए। तब बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर किसी के पास कहने को कुछ नहीं है तो क्यों ना हम अपने मन की बात कहें। जो भी हमारे दिल में है उसे सबके सामने रखें। दूसरे नंबर का भाई थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मन की बात कैसी भैया, आप सबसे बड़े हैं तो शुरुआत भी आप ही करे। बड़ा भाई सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं ही शुरुआत करता हूं। ध्यान से सुनो, बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं एक बड़ा व्यापारी होता तो मेरे पास बहुत सारा धन होता, बड़े बड़े कारोबार होते और मैं ऐश आराम की जिंदगी जीता। मेरे दिन सुख शांति से बीतते और मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। बड़े भाई की ये बात सुनकर दूसरे नंबर का भाई मुस्कुराया और बोला, वाह भैया, आपकी तो बड़ी ऊंची सोच है। अब मेरी बारी है। अगर मैं जमींदार होता तो मेरी इतनी सारी जमीन होती कि मैं खुद काम ना करता। मेरे नौकर चाकर खेतों में काम करते और मैं चौपाल पर बैठकर हुक्का पीता। गांव के लोग मुझे नंबरदार कहकर पुकारते, मेरी इज्जत करते और हर तरफ मेरा ही नाम होता। अब बारी थी सबसे छोटे भाई की। छोटा भाई, जिसका नाम रमेश था, चुपचाप खड़ा था। बड़े भाई ने उसे आश्चर्य से देखते हुए कहा, रमेश, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अपने मन की बात बताओ। रमेश ने सिर झुका लिया और धीमे से बोला, भैया, मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा। बड़े भाई हंसकर बोले, क्यों नहीं बताएगा? हमें कोई गुस्सा नहीं आएगा, ये तो बस मजे के लिए बातें हो रही है। रमेश ने हिचकते हुए जवाब दिया, अगर मैंने अपनी बात बताई तो आप लोग मुझे डांटेंगे। बड़े भाई ने उसे समझाते हुए कहा, अरे हम क्यों डांटेंगे, ये तो सिर्फ समय बिताने के लिए बातें कर रहे हैं। रमेश ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, ठीक है, अगर आप लोग वादा करते हैं कि मुझे कुछ नहीं कहेंगे तो सुनिए। मैं अगर राजा होता तो मेरी 4 रानियां होती। एक मेरी सेवा में लगी होती, दूसरी मेरे लिए खाना बना रही होती, तीसरी मुझे खाना खिला रही होती और चौथी मेरे पैर दबा रही होती। मेरे पास हाथी घोड़े होते और मैं अपनी सेना के साथ इस गांव में आता और इसी 2.5 बीघा खेत में अपनी सेना को तैनात करता। रमेश की ये बात सुनते ही दोनों भाई चौंक गए। एक भाई गुस्से से बोला, क्या कहा? ये हमारी एकमात्र 2.5 बीघा जमीन है और तुम इसे उजाड़ने की बात कर रहे हो। हमें खेती से ही अपना गुजारा करना पड़ता है और तुम इस खेत को अपनी सेना से उजाड़ने की सोच रहे हो। इतना कहकर दोनों भाई रमेश की ओर बढ़े और उसे डांटने लगे। रमेश ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन भाइयों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने उसे हल्के से थप्पड़ मारे और चेतावनी दी, तुझे अपनी सोच बदलनी होगी, वरना हमें तुझे समझाना पड़ेगा कि ऐसी बातें नहीं करनी। रमेश ने खुद को बचाते हुए खेत के एक कोने में जाकर बैठ गया, जबकि बाकी भाई अपनी जगह लौट आए और फिर से निराई का काम करने लगे।
रमेश खेत के एक कोने में निराई कर रहा था, जबकि दोनों बड़े भाई दूसरी ओर काम कर रहे थे। कुछ देर बाद जब दोपहर का समय हुआ तो उनकी मां खेत में खाना लेकर आई। मां ने देखा कि रमेश अकेला एक कोने में बैठा है और बाकी दो भाई दूसरी तरफ है। ये देखकर मां हैरान हुई और बड़े भाइयों से पूछा, रमेश अलग क्यों बैठा है? क्या हुआ जो वो तुम लोगों के साथ काम नहीं कर रहा? बड़े भाई ने सारी घटना मां को बताई कि कैसे रमेश ने अपने मन की बात कही थी, जिससे वे नाराज हो गए थे। मां ने पूरी बात सुनते ही गुस्से में आकर रमेश के पास गई और उसे डांटते हुए थप्पड़ मार दिया। मां की डांट और मार खाते ही रमेश के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे अकेलापन और निराशा महसूस होने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुद को असहाय महसूस करते हुए उसने गांव छोड़ने का निश्चय किया। वो वहीं से भूखा प्यासा ही चल पड़ा और पैदल ही एक अनजान कस्बे की ओर निकल पड़ा। रमेश के कस्बे पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। उसने भरसक प्रयास किया कि उसे कहीं कोई काम या ठिकाना मिल जाए, परंतु हर ओर से निराशा ही हाथ लगी। भूख और थकान से भरा हुआ रमेश दूसरी जगह जाने की सोच ही रहा था कि उसने सामने से एक धनी साहूकार को आते हुए देखा। साहूकार के व्यक्तित्व और वस्त्रों को देखकर रमेश ने अंदाजा लगाया कि वो शायद किसी कार्य के लिए एक सहायक की तलाश में है। रमेश ने विनम्रता से साहूकार से पूछा, सेठ जी, क्या आपको किसी नौकर की आवश्यकता है? यदि हां तो कृपया मुझे काम पर रख लें। साहूकार ने रमेश की ओर देखते हुए कहा, पहले अपना नाम बताओ। रमेश ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, सेठ जी, मेरा नाम रमेश है। साहूकार, जो बुद्धिमान व्यक्ति था, बोले, देखो रमेश, मुझे अपनी बेटी के स्कूल जाने की तैयारी और घर के छोटे मोटे कार्यों के लिए एक नौकर की आवश्यकता है। तुम्हें प्रतिदिन सुबह उसकी लिखने की पट्टी साफ करनी होगी, उसे स्कूल छोड़कर आना होगा और छुट्टी के समय वापस लाना होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें रहने की जगह, भोजन और वस्त्र दूंगा। यदि तुम्हें यह काम स्वीकार है तो बताओ। रमेश, जो भूखा और थका हुआ था, ने सोचा कि उसके पास अब कोई और विकल्प नहीं है। उसने तुरंत सेठ को हाँ कह दिया और विनम्रता से बोला, मुझे ये काम स्वीकार है। साहूकार रमेश को अपने घर ले आए। सबसे पहले उसे भोजन कराया और फिर उसे उसके काम की जिम्मेदारियां समझा दी। अगले दिन से रमेश ने अपने कार्य की शुरुआत की। उसने साहूकार की बेटी के लिए पट्टी को साफ किया, कलम बनाई और स्कूल जाने के लिए उसका बस्ता तैयार किया। रमेश ने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना शुरू किया। साहूकार की बेटी का नाम सीमा था। सीमा उसे हमेशा बुद्धू कहकर बुलाया करती थी। जब भी सीमा स्कूल के लिए घर से निकलती, रमेश उसके बस्ते और पट्टी को अपने कंधे पर टांग कर उसे स्कूल छोड़ने जाता। यही उसका कर्तव्य था और वह इसे पूरी लगन के साथ निभाता था। समय बीतने के साथ सीमा की मित्रता विजय नाम के एक युवक से हो गई और उनके बीच प्रेम का अंकुर फूटने लगा। रमेश विजय और सीमा की बातों को भली भांति समझ रहा था, लेकिन वो जानबूझकर भोलेपन का दिखावा करता और इसीलिए वे दोनों उसे बुद्धू समझकर उसकी बातों को अनदेखा कर देते थे। समय के साथ सीमा और विजय का प्रेम और गहराने लगा। एक दिन विजय ने सीमा से पूछा, ये रमेश कौन है और क्यों हमारे साथ रहता है? सीमा ने हंसी हंसी में रमेश को फ्री का नौकर कहा, जिससे विजय को समझ में आ गया कि सीमा के लिए रमेश केवल एक मुफ्त के सेवक के समान है। विजय और सीमा एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करते और साथ भाग जाने की योजना बनाते। रमेश हमेशा उनके पीछे खड़ा रहता और उनकी बातें सुनता, परंतु अपने भोलेपन में वह चुप रहता। एक बार विजय को यह जानने की इच्छा हुई कि कहीं रमेश उनकी बातें सुनकर सेठ को तो नहीं बता देगा। उसने रमेश से पूछा, तू जानता है कि हम क्या बातें कर रहे हैं? रमेश ने अपने भोलेपन को प्रकट करते हुए कहा, हां, मुझे सब मालूम है। तुम कह रहे हो कि इस बर्तन मांजने वाले का पाजामा फट गया है, इसे नया पाजामा सिलवा देना। सीमा हंसते हुए बोली, देख लो,
विजय, मैंने कहा था ना, ये बुद्धू है। विजय भी निश्चिंत हो गया कि रमेश उनकी बातों का मतलब समझने में असमर्थ है। फिर दोनों ने अपनी भागने की योजना पर अमल करने का निर्णय लिया, ये सोचकर कि रमेश कभी किसी से कुछ नहीं कहेगा। उसी दिन रमेश सीमा को स्कूल से घर छोड़ने के बाद एक बहाना बनाकर चुपचाप विजय के पिता सेठ जी के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और स्वर में गंभीरता थी। रमेश ने कहा, सेठ जी, आज रात आपका बेटा विजय और सीमा भागने की योजना बना रहे हैं। क्या आप अपने बेटे को यूं ही जाने देंगे? सेठ जी ने गुस्से में आंखें तरेरते हुए कहा, भला कोई पिता ऐसा क्यों चाहेगा? ये कभी नहीं होगा। रमेश ने योजना सुझाई। सेठ जी जैसे ही विजय घर लौटे उसे कमरे में बंद कर देना और मुझे उसके एक जोड़ी कपड़े दे देना। सेठ जी ने आदेश का पालन किया और विजय के कपड़े रमेश को सौंप दिए। रमेश कपड़े लेकर जंगल की ओर चल पड़ा और नियत समय का इंतजार करने लगा। उधर सीमा ने अपने पिता के घुड़सवार से 2 घोड़े तैयार करवा लिए थे, एक अपने लिए और एक विजय के लिए। जब रात का समय हुआ और घर में सब सो गए तो रमेश ने विजय के कपड़े पहने और सीमा के पास जा पहुंचा। घोड़े पर सवार होकर उसने सीमा को इशारा किया कि वह चल पड़े। सीमा, जो रमेश को विजय समझ रही थी, तुरंत दूसरे घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे चल पड़ी। रात के अंधेरे में दोनों घोड़े सरपट दौड़ने लगे। रात भर वे घोड़ों पर सवार होकर चलते रहे। भोर का उजाला धीरे धीरे फैलने लगा। सीमा ने, जो विजय को थका हुआ और चुप देख रही थी, कहा, विजय, रात भर चलने से थकान हो गई है, भूख और प्यास भी सताने लगी है, अब हमें कहीं रुक जाना चाहिए। रमेश ने सिर हिलाकर रुकने का इशारा किया और घोड़े को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। सीमा जब उसके पास आई तो रमेश ने अपना चेहरा थोड़ा घुमा लिया ताकि सीमा उसे तुरंत पहचान ना सके। जब वे एक कस्बे के किनारे पहुंचे तो रमेश घोड़े से उतरकर खड़ा हो गया। सीमा ने जैसे ही पास आकर रमेश के चेहरे पर नजर डाली, वो चौंक गई। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने घबराते हुए कहा, तू विजय की जगह यहां कैसे? रमेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे बुद्धू समझकर हर बात को अनदेखा किया था। सीमा, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम वापस जा सकती हो। जब सीमा को रमेश के इस धोखे का एहसास हुआ तो उसका गुस्सा चरम पर था। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा, तूने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही कभी अपना सकूंगी। हम साथ रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। रमेश ने उसकी आंखों में गहराई से देखकर गंभीरता से कहा, और जो तुमने किया अपने माता पिता के खिलाफ, वो क्या सही था? सीमा के चेहरे पर भूख और थकान के भाव साफ दिख रहे थे। उसने रूखे स्वर में कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, बाजार जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। रमेश ने विनम्रता से पूछा, क्या लाऊं? तुम क्या खाना चाहोगी? सीमा ने तंज भरे स्वर में कहा, कुछ ऐसा जो मैंने अब तक ना खाया हो। रमेश ने सिर हिलाया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में पहुंचकर उसने सोचा कि शायद सीमा ने कभी काली गाजर ना खाई हो। उसने काली गाजर खरीद ली और एक रुमाल में बांध ली। फिर उसने एक मिठाई की दुकान से राजभोग खरीदा और उसे भी अपने कपड़े में लपेट लिया। जब वो सीमा के पास पहुंचा तो उसने धीरे से काली गाजर सीमा के सामने रख दी। सीमा ने गाजर को देखकर अचंभे से पूछा, ये क्या है? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वही है जो तुमने मंगवाया था, काली गाजर। सीमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, तूने मेरा मजाक बनाने की हिम्मत कैसे की? रमेश ने उसका गुस्सा देखकर थोड़ा घबराहट महसूस की, लेकिन तुरंत राजभोग का डिब्बा निकाला और सीमा के हाथों में दे दिया। उसने कहा, यह भी तुम्हारे लिए है, यह भी तुमने शायद पहले कभी नहीं खाया होगा। राजभोग को देखकर सीमा का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। दोनों ने मिलकर
राजभोग खाया और अपनी भूख मिटाई। इसके बाद सीमा थोड़ी गंभीर होकर बोली, रमेश, अब हमें रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। हम कहाँ जाएंगे? घर लौटना तो संभव नहीं है। रमेश ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हें कैसा घर चाहिए? सीमा ने शरारती हंसी के साथ कहा, हवा महल की तरह, जहां चारों ओर से ठंडी ठंडी हवा आती रहे। रमेश ने उसकी बात सुनकर तुरंत बाजार की ओर रुख किया। वहां उसने एक छोटा सा झोपड़ा देखा जो चारों ओर से खुला हुआ था और उसमें चारों ओर से ठंडी हवा आ रही थी। झोपड़े में कुछ बकरियां बंधी हुई थी। रमेश ने वो झोपड़ा किराए पर लिया और वापस सीमा के पास जाकर बोला, चलो, तुम्हारा हवा महल तैयार है। जब सीमा उस झोपड़े के पास पहुंची तो उसकी आंखों में निराशा की झलक साफ दिखाई दी। उसने गुस्से से रमेश की ओर देखा और कहा, यही है तुम्हारा हवा महल? रमेश ने हंसते हुए कहा, हां, देखो, इसमें चारों ओर से हवा ही हवा आ रही है। ये सुनकर सीमा की हंसी फूट पड़ी। पहली बार उसने रमेश की सादगी और उसकी मासूमियत को समझा। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब असली ठिकाना ढूंढते हैं। रमेश ने उसे एक सुंदर किला दिखाया जो नदी के किनारे बना हुआ था। किला को किराए पर लेकर रमेश ने कहा, अब देखो, ये रहा तुम्हारा असली हवा महल। यहां नदी की ठंडी हवाएं और लहरों की आवाज तुम्हें हमेशा सुकून देंगी। वो किला देखकर सीमा की आंखों में चमक आ गई और वो बहुत प्रसन्न हुई। रमेश और सीमा अब उस किले में आराम से रहने लगे। रमेश ने कस्बे में एक काम पकड़ लिया था जिससे उनकी गुजर बसर हो रही थी और सीमा ने किले को संवारने और सजाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी थी। एक दिन दोपहर के बाद सीमा का मन झील में स्नान करने का हुआ। किले से थोड़ी दूरी पर एक सुंदर झील थी जहां अक्सर खास लोग दिन में स्नान करने आया करते थे। उस झील की विशेषता यह थी कि आधी रात के समय परियां स्थान से स्नान करने आया करती थी। सीमा ने अपने कपड़े और गले का एक कीमती हार, जो वो घर से भागते समय अपने साथ लाई थी, एक पेड़ के नीचे सुरक्षित रख दिया और स्नान करने लगी। ठंडे पानी में स्नान करते हुए उसे बहुत सुकून मिला। जल्दबाजी में उसने कपड़े पहने और घर की ओर चल पड़ी, लेकिन हार पेड़ के नीचे ही भूल गई। शाम तक सीमा को हार की याद नहीं आई। रमेश भी कस्बे से काम करके लौट आया और दोनों ने मिलकर भोजन किया। खाने के बाद जब वे अपने बिस्तर पर लेट गए तभी अचानक सीमा को एहसास हुआ कि उसका हार गले में नहीं है। उसका दिल धड़कने लगा और बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत रमेश को पुकारा, सुनो, क्या तुम एक काम करोगे? रमेश ने थके हुए स्वर में पूछा, क्या हुआ सीमा? सीमा ने घबराते हुए कहा, मेरे गले का हार झील पर छूट गया है, जरा उसे लाकर दे दो। रमेश ने आश्चर्य से कहा, इतनी रात को क्या तुम पागल हो गई हो? सीमा ने समझाते हुए कहा, हार मेरा है, लेकिन रात का समय है, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकती। अगर दिन होता तो मैं खुद ही ले आती। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, पर एक शर्त पर जाऊंगा। सीमा ने हैरानी से पूछा, कौन सी शर्त? रमेश ने गंभीरता से कहा, हार लाकर देने के बाद तुम मुझे कभी बर्तन मांजने वाला नहीं कहोगी और आज से मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी। सीमा, जो हार की चिंता में थी, ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इतना सुनते ही रमेश ने साहस जुटाया और झील की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चांदनी रात की उजली रोशनी झील पर फैल रही थी। जब रमेश झील पर पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उसने पेड़ के नीचे जाकर गिरे हुए हार को उठाया। जैसे ही वो हार लेकर मुड़ा, उसने देखा कि आकाश से 7 दिव्य परियां धीरे धीरे झील की ओर उतर रही थी। रमेश तुरंत पेड़ के पीछे छुप गया। परियों ने झील में उतरते ही अपनी चमकदार पोशाकें उतार दी और पानी में स्नान करने लगी। रमेश ने यह दिव्य दृश्य देखा तो स्तब्ध रह गया। परियां अपनी अद्भुत सुंदरता और दिव्यता से पूरी झील को जगमगा रही थी। रमेश की सांसें थम गई, लेकिन उसने खुद को एकदम स्थिर रखा ताकि परियां
उसे देख ना सके। सातों परियां झील में उतरते ही अपने चमकीले वस्त्र किनारे पर रखकर पानी में स्नान करने लगी। वे झील के पानी में हंसती खेलती और झिलमिलाती हुई चांदनी में अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर रही थी। तभी उन सात परियों में से एक, जो बहुत सतर्क थी, अचानक ठिठक गई। उसने अपनी बहनों से कहा, बहनों, आज मुझे इस झील पर किसी मनुष्य की गंध आ रही है। दूसरी परी हंसते हुए बोली, क्या बात कर रही हो? इस वीरान जगह पर आधी रात को मनुष्य की गंध कैसे आ सकती है? मुझे लगता है कि यह तुम्हारा वहम होगा। तीसरी परी भी ताने मारते हुए बोली, तू कुछ ज्यादा ही समझदार बन रही है, यहां कोई नहीं हो सकता। परंतु पहली परी की चिंता कम नहीं हुई। उसने झील में अपनी दृष्टि घुमाई और आसपास के पेड़ों पर नजर दौड़ाई। रमेश, जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, अपनी सांसें रोके ये सब देख रहा था। जैसे ही परियों ने ध्यान दूसरी ओर लगाया, रमेश ने अवसर का लाभ उठाया। उसने जल्दी से हार उठाया और तेजी से भागने लगा। रमेश की इस हरकत से पहली परी की नजर तुरंत उस पर पड़ी। उसने चिल्लाकर अपनी बहनों से कहा, देखो बहनों, मैंने कहा था ना, वो देखो, एक मनुष्य भाग रहा है। सभी परियों ने चौंक कर रमेश की ओर देखा। परी रानी, जो उन सभी की प्रमुख थी, ने गंभीरता से कहा, इस मनुष्य ने हमें नग्न अवस्था में देख लिया है। नारी को इस स्थिति में केवल दो ही लोग देख सकते हैं, एक उसकी मां और दूसरा उसका पति। इसीलिए मैं इसे अपने साथ परी लोक ले जाऊंगी और इसे अपना पति बनाकर रखूंगी। रानी परी की घोषणा सुनते ही बाकी 6 परियों में खलबली मच गई। उन्होंने मिलकर शोर मचाया और रमेश को रोकने का प्रयास किया। एक परी ने चिल्लाकर कहा, रुक जा मनुष्य, क्या तू भूल गया कि झील पर तुम्हारा कुछ सामान छूट गया है? रमेश ने उनकी आवाज सुनकर अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसकी आंखें परियों के समूह से मिली, एक अद्भुत दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया और वो पत्थर का बन गया। तब परियों ने अपनी जादुई शक्तियों से अपने वस्त्र धारण किए और झील से बाहर आ गई। रानी परी रमेश के पास आई और अपनी अद्भुत विद्या से उसे फिर से जीवित कर दिया। इस बार उसने उसे एक छोटी सी मक्खी का रूप दे दिया। उसने रमेश को अपने सुनहरे बालों के बंधन में सजाते हुए कहा, अब से तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे प्रिय, मेरे पति के रूप में। इसके बाद रानी परी ने अपने पंख फैलाए और चांदनी रात में चमकती हुई परी लोक की ओर लौट गई। रमेश, जिसे रानी परी ने जादू से तोता बना दिया था, को वो अपने गले में एक जादुई धागा बांधकर पिंजरे में दिन भर कैद रखती थी और रात में इंसान बना लेती थी। तोता बना रमेश अपनी स्वतंत्रता के लिए तड़पता था। वहीं दूसरी ओर सीमा, जो रमेश के इंतजार में रात भर जागती रही थी, सुबह होते ही उसकी खोज में निकल पड़ी। सीमा ने गलीगली और नगनगर में रमेश को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इधर रमेश भी रानी परी की बंदिशों से छुटकारा पाने का मार्ग ढूंढ रहा था। एक दिन गलती से रानी परी ने पिंजरे की खिड़की खुली छोड़ दी। रमेश ने इस मौके का लाभ उठाया और पिंजरे से उड़ गया। जैसे ही रानी परी को पता चला कि रमेश भाग गया है, उसने एक विशाल चील का रूप धारण किया और उसके पीछे उड़ने लगी। रमेश तोते के रूप में तेजी से पूर्व दिशा में राजा राजेंद्र सिंह के किले की ओर उड़ता चला गया। वहां राजा की बेटी राजकुमारी कमला प्रतिदिन अपने पिता के आदेश से स्नान के बाद 7 पवित्र फूलों से अपने शरीर को सजाती थी, जो उसकी पतिव्रता और पवित्रता का प्रतीक था। उस समय कमला किले की अटारी पर स्नान कर रही थी। रमेश, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, सीधे उसके पास जा पहुंचा। चील का रूप धारण किए रानी परी ने यह सब देखा और अटारी की मुंडेर पर जा बैठी, उचित अवसर का इंतजार करने लगी। राजकुमारी कमला ने घायल तोते को अपनी गोद में उठा लिया और चील की ओर देखते हुए गुस्से में कहा, तूने इस छोटे से तोते को घायल किया है, अब तेरी खैर नहीं। मैं इस तोते को अपने पास रखूंगी और देखती हूं कौन इसे मुझसे छीन ले जाता है। रानी परी ने देखा कि कमला ने तोते को अपनी गोद में सुरक्षित कर लिया है और वो उसे छोड़ने वाली नहीं है।
रानी परी ने मन ही मन सोचा कि सही समय आने पर वो फिर लौटेगी। वो वहां से चली गई और कमला ने प्यार से तोते के सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। तभी गलती से उसके नाखून का सिरा रमेश के गले में बंधे जादुई धागे में अटक गया और धागा टूट गया। धागा टूटते ही रमेश अपने असली मानव रूप में आ गया। अचानक एक मनुष्य को अपने सामने देख राजकुमारी कमला चौंक गई और अचंभित होकर बोली, ये सब क्या है? तुम कौन हो और तुमने कैसे ये रूप बदला? तुमने मुझे नग्न अवस्था में देखकर मेरे धर्म का अपमान किया है। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी मेरी जान अब आपके हाथों में है। आप चाहे तो मुझे मार दे या छोड़ दे। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूं, बल्कि एक पीड़ित इंसान हूं जो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर रमेश ने अपनी पूरी कहानी राजकुमारी कमला को सुनाई। कैसे वो सीमा का सेवक था, कैसे उसे रानी परी ने छल से पकड़ लिया और जादू से तोता बना दिया, और कैसे उसने अपनी जान बचाने के लिए यहां तक का सफर तय किया। राजकुमारी कमला जो पहले गुस्से और संदेह से भरी हुई थी, रमेश की दास्तान सुनकर नरम पड़ गई। उसने उसकी आंखों में ईमानदारी और पीड़ा देखी। कमला ने कहा, रमेश, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम सच्चे हो। मैं तुम्हें अपने पिता के सामने पेश करूंगी और तुम्हारी सहायता करूंगी। इस प्रकार रमेश को कमला का सहारा मिला और उसे रानी परी की कैद से मुक्ति की एक नई उम्मीद जागी। राजकुमारी कमला ने रमेश की जान बचाने का संकल्प लिया। उसने रमेश को अपने कक्ष में छुपा लिया और स्नान के बाद जैसे ही वो अपने कक्ष में लौटी, राजा राजेंद्र सिंह के सिपाही रोज की तरह तुला और फूल लेकर राजकुमारी को तोलने के लिए आ पहुंचे। ये प्रक्रिया रोज की थी, जिसमें एक पलड़े में राजकुमारी को बैठाया जाता था और दूसरे में फूल रखे जाते थे। लेकिन आज फूल रखने के बावजूद कमला का पलड़ा ऊपर नहीं उठा। सिपाहियों ने और फूल लाकर रखे, फिर भी पलड़ा नहीं उठा। आखिरकार उन्होंने पूरी की पूरी टोकरी फूलों की रख दी, लेकिन पलड़ा तब भी नहीं उठा। ये देखकर सिपाही चौंक गए और तुरंत राजा के दरबार में लौटकर बोले, महाराज, आज राजकुमारी के हृदय में कोई पाप समा गया है। वो अब पवित्र नहीं रही। राजा राजेंद्र सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आदेश दिया, उस अधर्मी को पकड़ कर लाओ जिसने मेरी बेटी की पवित्रता भंग की है। राजा का हुक्म सुनते ही सिपाही राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़ गए। राजकुमारी की सेविका ने आकर चेतावनी दी, राजकुमारी, महाराज के सिपाही आपके कक्ष की ओर आ रहे हैं। कमला ने तुरंत रमेश की ओर देखा और कहा, रमेश, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। मैं किले के पिछवाड़े में एक धोती लटकाती हूं, तुम इसे पकड़कर उतर जाओ और अपनी जान बचाओ। रमेश ने कमला का धन्यवाद किया और धोती के सहारे किले के पिछवाड़े उतर गया। जैसे ही वो नीचे उतरा, वहां एक बुजुर्ग दंपति जो उस मकान के मालिक थे ने उसे देख लिया और चोर चोर चिल्लाने लगे। रमेश ने घबराकर कहा, जी मैं चोर नहीं हूं, आप मेरी जान के दुश्मन मत बनिए। मैं मुसीबत का मारा हूं, मुझे बचा लीजिए। बुजुर्ग दंपति थोड़ी देर सोच में पड़ गए। फिर बुजुर्ग बोले, ठीक है, हम तुम्हारी जान बचा लेंगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। रमेश ने कहा, काका जी, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं। बताइए आपकी क्या शर्त है? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमारी एक इकलौती बेटी है जो विवाह योग्य है और दूसरे कमरे में सो रही है। अगर तुम उससे विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ तो हम तुम्हें बचा सकते हैं। रमेश ने अपनी जान बचाने के लिए विवश होकर कहा, ठीक है, मैं आपकी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हूं। बुजुर्ग दंपति के चेहरे पर राहत की झलक आई। उन्होंने कहा, जाओ दूसरे कमरे में हमारी बेटी के पास जाकर सो जाओ। अगर राजा के सैनिक आएंगे तो हम कह देंगे कि वहां हमारा दामाद और बेटी सो रहे हैं। रमेश ने वैसा ही किया जैसा बुजुर्ग दंपत्ति ने कहा था। वो उनकी इकलौती बेटी प्रिया के पास जाकर सो गया। उसी रात राजा के सिपाही राजकुमारी कमला के कक्ष की जांच करते हुए किले के पिछवाड़े में लटकी हुई धोती को देखकर बुजुर्ग दंपति के घर आ पहुंचे।
सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या यहां कोई चोर आया था? बुजुर्ग व्यक्ति ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं, हमने किसी चोर को नहीं देखा। सिपाहियों ने घर की थोड़ी बहुत जांच की और फिर लौट गए। सुबह होते ही बुजुर्ग दंपति ने अपनी बेटी प्रिया के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। प्रिया को दुल्हन के रूप में सजाया गया और रमेश को दूल्हा बनाया जाने लगा। विवाह की रस्म शुरू होने ही वाली थी कि तभी सीमा, जो रमेश को ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंची, मंडप में आ धमकी। उसने रमेश को दूल्हे के रूप में देखकर चौंकते हुए प्रिया से कहा, यह मेरा पति है, तुम इससे विवाह कैसे कर सकती हो? प्रिया, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, गुस्से से बोली, नहीं, ये मेरा पति है और इसके साथ मेरी शादी होने वाली है। दोनों महिलाएं आपस में उलझने लगी। तभी अचानक विवाह स्थल पर एक बड़ी छाया छा गई। आसमान से रानी परी प्रकट हुई और रमेश को पहचानकर क्रोधित स्वर में बोली, ये मेरा पति है, तुम सब मेरे पति से दूर रहो, मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। समारोह स्थल पर उपस्थित लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। एक व्यक्ति ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, दूल्हा तो एक है लेकिन दुल्हनें 3 हैं, इसका फैसला कैसे होगा? भीड़ में से किसी ने सुझाया, इस मसले का हल केवल राजा राजेंद्र से ही कर सकते हैं। चलो इस मामले को उनके दरबार में ले चलते हैं। रमेश और तीनों नारियां राजा के दरबार में पेश की गई। जब राजा की बेटी राजकुमारी कमला ने देखा कि रमेश को 3 महिलाएं अपना पति बता रही हैं, तो वह भी दौड़ कर आई और रमेश का हाथ पकड़कर बोली, ये मेरा पति है, तुम सब इससे दूर रहो। दरबार में उपस्थित लोगों ने यह देखकर माथा पीट लिया। एक व्यक्ति ने निराशा से कहा, अब यही देखना बाकी था, चलो देखते हैं कि राजा साहब क्या निर्णय करते हैं। राजा राजेंद्र सिंह ने दरबार में ये विचित्र स्थिति देखी। एक ओर उनकी बेटी कमला और दूसरी ओर 3 अन्य महिलाएं, प्रिया, सीमा और रानी परी, सभी रमेश को अपना पति कह रही थी। राजा ने गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से सोचा। आखिरकार उसने फैसला सुनाया, रमेश के साथ 4 नारियों का एक साथ विवाह एक मंडप के नीचे संपन्न होगा। यही इस समस्या का समाधान है। राजा का ये निर्णय सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। 4 नारियां रमेश के चारों ओर खड़ी हो गई। एक मंडप तैयार किया गया और उसमें विवाह की रस्में पूरी की गई। रमेश, जो जीवन भर सीमा के प्रेम में था, आज 4 महिलाओं का पति बन गया था। विवाह के बाद राजा ने रमेश से कहा, अब तुम इन 4 के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ और इन सभी का सम्मान करो। रमेश ने सिर झुकाकर राजा के आदेश को स्वीकार किया, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी और असमंजस साफ झलक रहा था। राजा ने रमेश को आधा राज्य देकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद रमेश ने कुछ समय तक राज्य किया। एक दिन उसने राजा राजेंद्र सिंह से कहा, पिताजी, मैं अपने गांव घूमने जाना चाहता हूं। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ठीक है, तुम गांव घूमने जाना चाहते हो तो बड़े शौक से जाओ। हाथी, घोड़े और सेना लेकर जाओ। रमेश ने अपनी 4 रानियों को इस यात्रा के बारे में बताया और वे सभी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। रमेश ने अपनी पूरी सेना, हाथी, घोड़े और सिपाहियों के साथ अपने गांव की ओर रुख किया। जब रमेश अपनी 4 रानियों और विशाल सेना के साथ अपने गांव पहुंचा तो उसने अपने 2.5 बीघा खेत में ही सारी फौज, हाथी, घोड़े और सैनिकों को ठहरा दिया। सेना के कारण खेत की सारी फसल उजड़ गई और जमीन बर्बाद हो गई। गांव के बच्चों ने ये दृश्य देखा तो भागकर रमेश के दोनों भाइयों को खबर दी, तुम्हारे खेत में किसी राजा ने फौज के साथ डेरा डाल दिया है, पूरी फसल चौपट कर दी है और खेत को उजाड़ दिया है। ये सुनते ही रमेश के दोनों भाई और उनकी मां चिंतित होकर खेत की ओर दौड़े। जब उन्होंने देखा कि उनकी जमीन पूरी तरह से सैनिकों के पैरों तले कुचल दी गई है, तो वे हड़बड़ाते हुए उस अजनबी राजा के पास पहुंच गए। उन्होंने राजा के पैरों में गिरकर विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, हमारे पास सिर्फ यही 2.5 बीघा जमीन है।
हम इसी पर अपना जीवन यापन करते हैं। कृपया हमें क्षमा करें और हमारी जमीन हमें वापस लौटा दें। रमेश ने गंभीरता से पूछा, पहले ये बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? बड़े भाई ने कहा, महाराज, हमारे परिवार में हम 3 भाई और 1 मां थे, लेकिन अब सिर्फ 2 भाई और मां बचे हैं। रमेश ने पूछा, तो चौथे भाई का क्या हुआ? बड़े भाई ने बोला, महाराज, उसका नाम मत लीजिए। वो बड़ा नालायक और बदमाश था। वो कहता था कि अगर मैं राजा होता तो अपनी फौज से इस खेत को रौंदवा देता। इसी कारण हमने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। उसके बाद वो जीवित है या नहीं हमें नहीं पता। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम्हारा वो भाई इस खेत में फौज ठहराने की बात करता था? बड़े भाई ने सहमते हुए कहा, हां महाराज, वो यही कहता था। रमेश ने कहा, अब ध्यान से देखो और बताओ इस खेत में कितनी रानियां हैं? दोनों भाइयों ने नजर उठाकर देखा तो चौंक गए। एक रानी खाना बना रही थी, दूसरी पंखा झल रही थी, तीसरी रमेश के पैर दबा रही थी और चौथी उन्हें भोजन परोस रही थी। ये देखकर दोनों भाइयों के होश उड़ गए, पर कुछ कहने का साहस नहीं कर पाए। रमेश ने गंभीर स्वर में कहा, अरे मूर्खों, मैं वही तुम्हारा छोटा भाई रमेश हूं, जिसे तुमने मारपीट कर घर से निकाल दिया था। इतना सुनते ही दोनों भाई रमेश के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए माफी मांगने लगे। रमेश ने उन्हें रोका और कहा, भाइयों, माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ वो बीते समय की बात है, लेकिन याद रखो, कल्पनाएं सिर्फ कल्पनाएं होती है, हकीकत नहीं। रमेश ने अपने भाइयों और मां को गले लगाते हुए कहा, अब हम सब एक परिवार हैं। चलो इस गांव में अपने परिवार को एक नई शुरुआत दें। दोनों भाइयों ने आश्चर्य से पूछा, भाई, ये बताओ कि तुमने ये सब कैसे किया? ये तो हमारे लिए किसी सपने जैसा है। तब रमेश ने उन्हें तरक्की का रहस्य बताया। तो बताओ, रमेश ने अपने भाइयों को उन्नति का क्या रहस्य बताया? रमेश ने अपने भाइयों को 3 सफलता के सूत्र बताए। उसने कहा, यदि इंसान इन बातों को अपना ले तो वो रंग से राजा बन सकता है, कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकता है। पहला सूत्र था निंदा और नफरत। निंदा और नफरत, जो सामान्यतः नकारात्मक भावनाएं मानी जाती है, यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये व्यक्ति को उन्नति के शिखर तक ले जा सकती है। इन्हें सकारात्मक तरीके से लिया जाए तो ये प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। जब व्यक्ति की निंदा की जाती है तो वो अपने कार्यों और निर्णयों पर पुनर्विचार करता है। यदि वो निंदा को सकारात्मक दृष्टिकोण से ले तो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की ओर कदम बढ़ा सकता है। यही आत्मविकास का मार्ग है, जो व्यक्ति को और अधिक सक्षम और शक्तिशाली बनाता है। नफरत और आलोचना को सहन करना सरल नहीं होता, परंतु जो व्यक्ति इसे सहन कर पाता है, उसमें सहनशीलता और धैर्य का विकास होता है। नीति शास्त्र में कहा गया है कि कठिनाइयों का सामना करना ही सच्ची वीरता है। आलोचनाओं से सीखकर व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और ये आत्मविश्वास उसे हर परिस्थिति में जीतने की ताकत देता है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो उसमें ये समझ होनी चाहिए कि आप उससे सीखकर खुद को और बेहतर बना सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की निंदा से सीखता है और अपनी गलतियों को सुधारता है। ये दृष्टिकोण उसे न केवल दूसरों की आलोचना से ऊपर उठाता है, बल्कि उसकी सफलता में सहायक भी बनता है। दूसरा मूल मंत्र है स्वयं पर नियंत्रण। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वो जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। आत्मसंयम से व्यक्ति अपने निर्णयों में स्थिरता और विवेक बनाए रखता है, जिससे वो सही समय पर सही कदम उठा सकता है। सही समय पर लिया गया निर्णय ही व्यक्ति की उन्नति और सफलता का आधार बनता है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि वे बार बार नहीं आते। तीसरा और महत्वपूर्ण सूत्र है मित्रता और संगति का महत्व। विदुर नीति में यह बताया गया है कि व्यक्ति को अपने मित्रों और संगति का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। अच्छे मित्र और सही संगति व्यक्ति के चरित्र को उन्नत बनाते हैं
और विपरीत समय में सहारा देते हैं, वही गलत संगति व्यक्ति के पतन का कारण बन सकती है। इस प्रकार उन्नति के ये 3 मूल मंत्र, निंदा और नफरत से सीखना, आत्मसंयम बनाए रखना और मित्रता एवं संगति का सही चुनाव, किसी भी व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, हाइप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही दूसरी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।